Hello students. So I am starting with fifth paper of this first semester, so called fluid dynamics, and the code of this paper is M105. So in starting we have some basic definitions. So you have to retain these definitions, और अगर ये डेफिनेशंस आपके अच्छे से याद हो जाएंगे फिर आपको समझने में आर्टिकल को समझने में कोई तंगी नहीं आएगी। तो इसलिए इन डेफिनेशंस को अच्छे से अंडरस्टैंड करें, लर्न करें और बिल्कुल अपने दिमाग में इनको याद करें। सो फर्स्ट सेक्शन है एंड फर्स्ट डेफिनेशन इज़ फ्लूइड डायनेमिक्स। तो पहले तो डायनेमिक्स क्या होती है, ये आप बीएससी क्लासेस में डायनेमिक्स स्टैटिक्स आप स्टडी कर चुके। डायनेमिक्स का मतलब क्या होता है? डायनेमिक्स का मतलब होता है कि जब आप किसी बॉडी के मोशन को स्टडी करें, मींस जब कोई चीज़ मोशन में होती है, जब कोई बॉडी मोशन में होती है तो उस मोशन के दौरान जब हम उसकी स्टडी करते हैं, उसकी वेलोसिटी क्या है, उसकी एक्सेलरेशन क्या है, उसके ऊपर फोर्सेस किस तरीके से अप्लाई हो रही हैं एंड सोन, तो उस स्टडी को हम कहते हैं डायनेमिक्स। कि जब भी आप किसी बॉडी को मोशन में स्टडी कर रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड सिंपली डायनेमिक्स, और जब आप किसी बॉडी को रेस्ट पोजिशन में स्टडी कर रहे हैं तो दैट इज़ कॉल्ड स्टैटिक्स। तो फ्लूइड डायनेमिक्स क्या हुआ? फ्लूइड डायनेमिक्स हुआ, इट इज़ द साइंस, basically it is the branch of science which deals with the properties of a fluid in motion, properties of fluid in motion। मतलब जब कोई फ्लूइड मोशन में है तो उस मोशन के दौरान उस फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ में क्या फ़र्क पड़ रहा है या उनमें क्या चेंजेस आ रही है। जैसे फॉर एग्जांपल उसकी डेंसिटी में क्या फ़र्क पड़ रहा है या उसकी विस्कोसिटी में क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो इस तरह के फ्लूइड की अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं और उस मोशन के दौरान इन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या कुछ होता है, उसकी जो स्टडी होगी दैट इज़ कॉल्ड फ्लूइड डायनेमिक्स। और फ्लूइड मीन्स अ सब्सटेंस विच फ्लोज, ठीक है। तो जो फ्लो करेगा सब्सटेंस दैट इज़ कॉल्ड फ्लूइड सिंपली। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट डेफिनेशन है कंप्रेसिबल फ्लूइड। कंप्रेसिबल फ्लूइड, देखो कंप्रेसिबल का मतलब क्या है? जिसको आप कंप्रेस कर सकते हैं। द फ्लूइड्स ऑफ टाइप इन विच डेंसिटी वेरीज इन होल। तो मैथमेटिकली हम कैसे नाम देंगे इसको? एक ऐसा फ्लूइड जिसकी डेंसिटी अगर वेरी कर जाए उसको बोलेंगे हम कंप्रेसिबल फ्लूइड। ये खास ध्यान रखना, डेंसिटी अगर वेरी करती है तो उसको बोलते हैं हम कंप्रेसिबल फ्लूइड। उसके बाद इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स, द फ्लूइड्स ऑफ टाइप इन विच डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। ऐसे फ्लूइड जहाँ डेंसिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट रहे, उसको बोलते हैं हम इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। उसके बाद है नेक्स्ट डेफिनेशन आइडल और परफेक्ट फ्लूइड। आइडल बोल लो या परफेक्ट फ्लूइड बोल लो, तो ये कौन सा फ्लूइड होता है? फ्रिक्शनलेस। फ्रिक्शन आपको पता है एक अपोजिंग फोर्स होती है, तो फ्रिक्शनलेस, यहाँ फ्रिक्शन नहीं होती है। होमोजीनियस एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स, इनको बोलते हैं हम आइडल फ्लूइड। उसके बाद है रियल और एक्चुअल और ऑर्डिनरी फ्लूइड। रियल बोल दो, एक्चुअल बोल दो या ऑर्डिनरी फ्लूइड बोल दो, तो ये कौन से होते हैं? जो कंप्रेसिबल फ्लूइड्स होते हैं उनको बोलते हैं हम रियल और एक्चुअल और ऑर्डिनरी फ्लूइड। उसके बाद आया आपका स्टेडी फ्लो। स्टेडी फ्लो मीन्स स्टेडी फ्लो अकर्स व्हेन वेरियस पॉइंट्स ऑफ द फ्लो फील्ड एंड आल्सो द प्रॉपर्टीज रिमेन्स अनचेंज्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अदरवाइज इट इज़ कॉल्ड अनस्टेडी फ्लो। बोलने का मतलब क्या हुआ, क्या बोल रहा है? स्टेडी फ्लो occurs when various point of the flow field and also the properties remains unchanged। मतलब एक ऐसा फ्लो जिसके जो पॉइंट्स हैं, वेरियस पॉइंट्स जो हैं उसमें कोई फ़र्क ना पड़े और जो फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ हैं उसको भी कोई फ़र्क ना पड़े विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा ना उसकी प्रॉपर्टीज़ को कोई फ़र्क पड़ रहा है ना उसके पॉइंट्स को कोई फ़र्क पड़ रहा है। तो इस तरह का जो मोशन होगा उसको बोलेंगे हम स्टेडी फ्लो। जैसे फॉर एग्जांपल आप सरफेस के ऊपर शहद फेंकिए, ज़रा शहद का मोशन देखिए, दैट इज़ ए स्टेडी फ्लो, ठीक है। तो एक ऐसा मोशन जिसमें फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ में कोई फ़र्क ना पड़े उसको बोलेंगे हम स्टेडी फ्लो या, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होगा, अगर प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी तो उसको बोलेंगे हम अनस्टेडी फ्लो। उसका रिस्टोरिंग फोर्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट हेयर, रिस्टोरिंग फोर्स। और ये डिफरेंट डिफरेंट सरफेस के हिसाब से हम इसको डिफाइन करते हैं। तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या होती है? द फोर्स ब्रिंग्स द बॉडी बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन आफ्टर द रिमूवेबल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। तो पहले तो डिफॉर्मिंग फोर्स की बात करते हैं। डिफॉर्मिंग फोर्स, डिफॉर्म करना, किसी चीज़ को पिचकाना। डिफॉर्मिंग फोर्स देखो क्या होती है? द फोर्स विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द शेप ऑफ द बॉडी। कि जब आपने किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई तो वो फोर्स जो है
इतनी क्षमता रखती है कि उस बॉडी की शेप को चेंज कर दे या उसके साइज़ को चेंज कर दे, तो वो जो फोर्स अप्लाई की दैट इज़ कॉल्ड डिफॉर्मिंग फोर्स। द फोर्स विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द शेप ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है जी। तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगी? रिस्टोरिंग फोर्स होगी द फोर्स ब्रिंग्स द बॉडी बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन। कि आपने क्या किया, किसी बॉडी के ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई की, और अप्लाई करने के बाद वो बॉडी वापस फिर अपनी पोजीशन में आती है, फिर अपनी शेप में आ जाती है। तो जिसकी वजह से वो अपनी शेप में आएगी दैट इज़ कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक बॉल लीजिए, रबड़ की बॉल हो, उसको हाथ से दबाओ। जब आप उसको हाथ से दबाएंगे तो क्या होगा, ये एहसास करेंगे आप सिर्फ, तो होगा क्या, वो बॉल अंदर की तरफ पिचकेगी। तो जिस फोर्स की वजह से वो बॉल डिफॉर्म हो रही है दैट इज़ कॉल्ड डिफॉर्मिंग फोर्स। और थोड़ी देर बाद क्या आपको क्या एहसास होगा कि आपको ऐसा लगेगा कि बॉल के अंदर से कोई ऐसी फोर्स लग रही है जो उस बॉल को अपनी पोजीशन में वापस ले जाने की कोशिश कर रही है। अंदर से बाहर की तरफ नजर आएगी फोर्स, सॉरी नज़र नहीं आएगी, एहसास करेंगे आप, अंदर से बाहर की तरफ फोर्स आपको ऐसा एहसास होगा कि अंदर से कोई फोर्स बाहर की तरफ लग रही है, जिससे वो बॉल अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए। तो अगर वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ गई तो उस तरह की फोर्स को हम बोलेंगे रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है जी। तो ये जो स्टोरिंग फोर्स की कुछ ऐसी स्थिति होती है, जैसे मान लीजिए बॉल है, आपने बाहर से ऐसे प्रेशर लगाया इसको, ये बाहर से आप इसको दबा रहे हैं बॉल को ऐसे करके, ठीक है, ये एक्सटर्नल फोर्स आप इसके ऊपर अप्लाई करें, जिसको हम नाम दे रहे हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। तो जब ये पिचकेगी तो इसका इस बॉल का हर एक पॉइंट अंदर की तरफ आएगा जब इसके ऊपर आप फोर्स अप्लाई करेंगे। तो थोड़ी देर के बाद क्या होगा, आपको ऐसा एहसास होगा कि अंदर से बाहर की तरफ ऐसी फोर्स लग रही है जो इस बॉल को वापस अपनी पोजीशन में लेके आ रही है। तो ये जो अंदर से फोर्स लग रही है, ये दिस इज कॉल्ड डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है जी, सॉरी, हाँ, दिस इज कॉल्ड स्टोरिंग फोर्स, सॉरी। तो ये जो बाहर से लगाई दिस इज योर डिफॉर्मिंग फोर्स, अंदर से जो लगा रही दिस इज कॉल्ड स्टोरिंग फोर्स। तो ये स्टोरिंग फोर्स ऐसी फोर्स होती है जो बॉडी को वापस अपनी ओरिजिनल शेप में लेके आती है, उसको बोलते हैं हम डिफॉर्मिंग फोर्स, उसको बोलते हैं हम स्टोरिंग फोर्स, सॉरी। और डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होगी, तो फोर्स विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द शेप ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड डिफॉर्मिंग फोर्स। तो डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होती है, जो बॉडी की शेप को चेंज कर जाए, मतलब बॉडी अपने ओरिजिनल शेप में ना रहे, वो बन गई डिफॉर्मिंग फोर्स। और बॉडी अगर वापस अपनी शेप में आ गई तो वो होगी आपकी रिस्टोरिंग फोर्स। उसके बाद स्ट्रेस, दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट हेयर, इसका हम काफ़ी डिटेल में स्टडी करेंगे आगे जाके। स्ट्रेस से क्या समझते हैं आप? डेली लाइफ में आप कई बार यूज़ करते हैं, मुझे बहुत स्ट्रेस हो रही है, ठीक है, तो ये वही स्ट्रेस है बेसिकली। स्ट्रेस क्या है, व्हेन अ डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड इन अ बॉडी। अब आपको डिफॉर्मिंग फोर्स क्लियर होगी, डिफॉर्मिंग फोर्स क्या है, एक ऐसी फोर्स जो बॉडी की शेप को चेंज कर दे। बोलता है कि आपने क्या किया, किसी बॉडी के ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई की, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स टेक्स प्लेस। जैसे वो डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई की तो होगा क्या, वो उसके जो बॉडी के पार्टिकल्स होंगे वो अंदर की तरफ डिफॉर्म होना शुरू हो जाएंगे। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल टेक्स प्लेस। जैसे मैंने बॉल का एग्जांपल दिया आपको, आप अपने आप एहसास कर सकते हैं कि जब आपने इस बॉल को ऐसे ऐसे पकड़ के पिचकाया, ऐसे पिचकाया, तो जो पॉइंट यहाँ थे, पहले ये ओरिजिनल शेप ये थी, जैसे इसको पिचकाया तो यहाँ पर जो पॉइंट थे वो खिसक के थोड़ा आगे आ गए। ठीक है, तो वही है, वही चीज़ बोल रहा है यहाँ पे कि व्हेन अ डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड इन अ बॉडी, अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स टेक्स प्लेस विच प्रोड्यूसेस रेस्टोरिंग फोर्स। और जब वो पॉइंट्स अंदर की तरफ जाएंगे तो आपको एहसास होगा कि अंदर की तरफ से कोई फोर्स बाहर की तरफ लग रही है। ठीक है, अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स टेक्स प्लेस विच प्रोड्यूसेस रिस्टोरिंग फोर्स इन अ बॉडी एंड ट्राइज टू ब्रिंग द बॉडी बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन। ये सिर्फ आप एहसास कर सकते हैं। दिस रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। तो ये जो स्टोरिंग फोर्स एक यूनिट एरिया के ऊपर, एक यूनिट एरिया के ऊपर ये फोर्स जो लग रही है, इसको बोलेंगे हम स्ट्रेस। ठीक है, और मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, स्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। एक यूनिट एरिया के ऊपर कितनी स्टोरिंग फोर्स लग रही है, मतलब अंदर से जो बाहर की तरफ फोर्स अप्लाई हो रही है, बॉल के ऊपर आपने फोर्स लगाई, और फोर्स लगाने के बाद उस बॉल को वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में आना है, तो अंदर से जो बाहर की तरफ फोर्स लग रही है वो एक यूनिट एरिया के ऊपर कितनी लग रही है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस। उसके बाद नॉर्मल स्ट्रेस, उसके बाद आई हमारी नॉर्मल स्ट्रेस। नो, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट हेयर। पहले तो हमने सिंपल स्ट्रेस की बात की, अब बात कर रहा हूँ मैं नॉर्मल स्ट्रेस की। नॉर्मल से क्या समझते हैं, नॉर्मल से क्या समझते हैं आप? इट इज़ द स्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू द सर्फेस। जैसे मान लो ये सर्फेस आपका, ये सर्फेस है, तो इस सर्फेस का परपेंडिकुलर क्या होगा, ये होगा ऐसे, ये परपेंडिकुलर होगा बाहर की तरफ। तो इस सर्फेस का ये जो परपेंडिकुलर है, ये जो परपेंडिकुलर है,
इस परपेंडिकुलर, इसके अलॉन्ग जो फोर्स लगेगी, इसके अलॉन्ग जो फोर्स लगेगी उसको बोलेंगे हम नॉर्मल स्ट्रेस। इट इज़ द स्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज कॉल्ड नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक है, इस सरफेस के परपेंडिकुलरली जो फोर्स लगेगी बाहर की तरफ ऐसे करके, जो बाहर की तरफ फोर्स लगेगी ऐसे करके, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल स्ट्रेस। उसके बाद आया आपका नेक्स्ट है टेंजेंशियल स्ट्रेस। टेंजेंशियल स्ट्रेस, if the restoring force acting per unit area tangential to the surface then it is called tangential stress। टेंजेंशियल को आप शेयरिंग स्ट्रेस भी बोल सकते हैं। टेंजेंशियल वर्ड यूज़ कर लो या शेयरिंग वर्ड यूज़ कर लो। शेयरिंग का मतलब जो आप दो एक्सिस के बीच में शेयर करेंगे। जैसे मान लीजिए ये आपकी एक्स एक्सिस है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। तो इस वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो फोर्स लगेगी उसको बोलेंगे हम नॉर्मल फोर्स। और एक्स और वाई के बीच में जो फोर्स लगी, जैसे मान लो ये फोर्स लगी ऐसे, ये फोर्स मान लो एफ लगेगी, तो ये जो फोर्स होगी दिस इज कॉल्ड टेंजेंशियल फोर्स या शेयरिंग फोर्स। शेयरिंग मतलब जो दो एक्सिस के बीच में शेयर हो रही है। शेयर होने का मतलब ये हुआ कि इस फोर्स का कुछ कंपोनेंट एक्स एक्सिस में लगेगा और कुछ इसका कंपोनेंट जो है वो वाई एक्सिस में लगेगा। तो निकालने का तरीका क्या होता है, निकालेंगे कैसे। अब ये फोर्स दो कंपोनेंट में रिजॉल्व वर्ड यूज़ करते हैं कि अगर फोर्स आपकी एक्स और वाई एक्सिस के बीच में लग रही है, इफ़ दिस फोर्स इज मेंटेन्ड एट एन एंगल थीटा, तो इस एफ का जो एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, और इस एफ का बाई एक्सिस में कंपोनेंट होगा वो क्या होगा। कैसे निकालेंगे, मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर ट्रेस किया, से दिस पॉइंट इज ओ, दिस पॉइंट इज एल, दिस पॉइंट इज एम। टारगेट क्या हमारा, एफ के कंपोनेंट निकालना, मतलब एक्स कंपोनेंट क्या है और बाई कंपोनेंट क्या है। तो एक्स कंपोनेंट, नाउ दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल एंड विद द हेल्प ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल वी कैन फाइंड व्हाट इज दिस इज ओ एल, एक्स कोऑर्डिनेट इज ओ एल एंड वाई कोऑर्डिनेट इज एम एल। तो हमारा टारगेट क्या है, ओ एल और एम एल निकालना। तो लोअर क्लासेस में आपने देखा होगा क्या करते हैं हम, जिस चीज़ को निकालना है उसको रखो ऊपर, हमने ओ एल निकालना है इसको रखा ऊपर, और जो आपको पता है ये साइड कितनी है एफ, इसका मैग्नीट्यूड कितना है एफ, जो आपको पता है उसको रखा नीचे, जो निकालना है उसको रखो ऊपर, जो आपको पता है उसको रखो नीचे, और दोनों के बीच में रिलेशन देखो क्या बना, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, दिस इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो ओ एल कितना हो गया, ओ एल हो गया एफ कॉस थीटा। तो उसका इस ओ एल की वैल्यू होगी एफ कॉस थीटा। उसी तरीके से एम एल निकालना है, सेम प्रोसीजर, जिसको निकालना है उसको रखो ऊपर, जिसको निकालना है उसको रखो ऊपर, और जो आपको पता है, पता क्या है ये, दिस इज एफ। तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज क्या हो जाता है, साइन थीटा। तो यहाँ से एम एल क्या बन जाएगा, एफ साइन थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि ओ एल कहाँ है आपका, एक्स डायरेक्शन, तो एक्स डायरेक्शन में एफ का कंपोनेंट क्या होगा, एफ कॉस थीटा, और वाई डायरेक्शन में एफ का कंपोनेंट क्या होगा, एफ साइन थीटा। तो याद करने का तरीका क्या है, याद कैसे करेंगे, अगर एक्स डायरेक्शन में फोर्स का कंपोनेंट निकालना है तो कैसे याद करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, याद करने का तरीका मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू कंपोनेंट ऑफ एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस का कंपोनेंट हम हमेशा देते हैं कॉस थीटा से, और वाई कंपोनेंट होगा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इंटू कंपोनेंट ऑफ वाई एक्सिस। कंपोनेंट ऑफ वाई एक्सिस होता है साइन थीटा, याद कर लीजिए इसको। एक्स एक्सिस में कंपोनेंट होता है कॉस थीटा, वाई एक्सिस में कंपोनेंट होता है साइन थीटा, और अगर एफ फोर्स एक्स वाई में शेयर हो रही है तो इस एफ का एक्स कंपोनेंट होगा एफ कॉस थीटा, वाई कंपोनेंट होगा एफ साइन थीटा। ठीक है जी। और आपको छोटी क्लासेस में और भी बताते होंगे, जैसे मैंने एफ की जगह ले लिया, मान लीजिए वेलोसिटी ले ली मैंने वी, फॉर एग्जांपल अगर वेलोसिटी मैंने वी ले ली, तो इस वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट क्या बन जाएगा, वी कॉस थीटा, जिसको हम किससे लिखते हैं, डी एक्स बटा डी टी से। ध्यान रखना इसको, डी डी टी ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एक्स कंपोनेंट। तो डी एक्स बटा डी टी इट सेल्फ गिव्स द कंपोनेंट अलॉन्ग एक्स एक्स, जिसको हम एक्स डॉट भी लिखते हैं अगर आपको याद हो छोटी क्लासेस में। और वाई कंपोनेंट को कैसे लेंगे वेलोसिटी के, वी साइन थीटा या फिर डी बाई बटा डी थीटा। जो एक्स कंपोनेंट होता है उसको लिखते हैं हम डी एक्स बटा डी टी, वाई कंपोनेंट होता है उसको लिखते हैं डी वाई बटा डी टी, डी एक्स बटा डी टी, डी वाई बटा डी टी, और इसको हम लिखते हैं बाई डॉट से। तो तीन रिप्रेजेंटेशन है, एक्स कंपोनेंट को एक्स डॉट से लिखो, या डी एक्स बटा डी टी से लिखो, या बी कॉस थीटा से लिखो। उसी तरीके से बाई कंपोनेंट डी वाई बटा डी टी लिखो, या बाई डॉट लिखो, या ठीक है जी बी साइन थीटा लिखो। तो ये लिखने का तरीका है जिसको आपने याद करना, हालांकि आप ये छोटी क्लासेस में देख चुके हैं, इसकी बातें हम करेंगे आगे जाके। ये डॉट बेसिकली जो होता है इसका मतलब होता है, डॉट जहाँ पर भी किसी वेरिएबल के सिर के ऊपर अगर डॉट आता है तो उसका मतलब इट इज़ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये परमानेंट नोटेशन है इसकी, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब किसी वेरिएबल को डिफरेंशिएट करेंगे तो ऊपर आ जाएगा डॉट। तो यहाँ पे टेंजेंशियल स्ट्रेस क्लियर होगी, इफ द स्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया टेंजेंशियल, टेंजेंशियल मतलब शेयरिंग टू द सरफेस, देन इट इज़ कॉल्ड टेंजेंशियल स्ट्रेस।
उसके बाद आया स्ट्रेन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट डेफिनेशन इज स्ट्रेन। पहले आगे स्ट्रेस, अब आगे स्ट्रेन। स्ट्रेस आपकी होती है वेक्टर क्वांटिटी, ध्यान रखना है। स्ट्रेन होती है स्केलर क्वांटिटी। स्ट्रेन क्या होती है? अ बॉडी इज सेड टू बी स्ट्रेन्ड और डिफॉर्म्ड इफ इट्स डायमेंशन चेंजेस अंडर द एक्शन ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। आपने क्या किया, किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई, डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई की, और अप्लाई करने के बाद उसकी लेंथ में फ़र्क पड़ गया। मान लो पहले लेंथ थी 5 यूनिट और फोर्स लगाने के बाद उसकी लेंथ बन गई 5.1 यूनिट। तो वो जो 0.1 यूनिट उसमें उसमें जो चेंज आई दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रेन। वो जो चेंज आई दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रेन। ठीक है, तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। बॉडी इज सेड टू बी स्ट्रेन्ड और डिफॉर्म्ड इफ इट्स डायमेंशन वेरी इंपॉर्टेंट, डायमेंशन चेंजेस अंडर द एक्शन ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। तो मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे इसको? चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय चेंज इन ओरिजिनल डायमेंशन। ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं चेंज इन डायमेंशन पर यूनिट लेंथ, 1 यूनिट लेंथ में कितनी चेंज आई दैट इज स्ट्रेन। उसके बाद एनर्जी, एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। ये पता है, छोटी क्लासेस में पढ़ा है आपने। एनर्जी क्या होती है? एनर्जी होती है कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, काम करने की क्षमता, दैट इज कॉल्ड एनर्जी। तो एनर्जी दो प्रकार की होती है। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कब होती है? जब बॉडी मोशन में होती है। मोशन में होगी तो उसकी वेलोसिटी होगी। द एनर्जी पोसेस्ड बाई अ बॉडी बाई वर्चू ऑफ इट्स मोशन। जब बॉडी मोशन में होगी तो उस केस में जो एनर्जी पैदा होगी बॉडी में दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। If m is the mass of the body, v is the velocity of the body, then kinetic energy is given by half m v square। छोटी क्लासेस के कंसेप्ट हैं, आपको पता है। उसका पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी की बात ही हम तब करते हैं जब बॉडी हाइट के ऊपर होती है। ठीक है, इफ़ अ बॉडी ऑफ मास m इज सिचुएटेड एट हाइट स्मॉल h, देन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। ये भी आप देख चुके हैं छोटी क्लासेस में। उसके बाद इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी होती है, इसको लिखते हैं हम कैपिटल आई से। ये रिलेशन होता है सी वी इंटू कैपिटल टी। ये आप सारी चीज़ें बीएससी क्लास में कहीं थर्मोडाइनमिक्स की बुक होती थी फिजिक्स की, वहाँ आप ये सब कुछ पढ़ चुके हैं, तो यहाँ मैं डायरेक्ट यूज़ कर रहा हूँ। इंटरनल एनर्जी होती है सी वी इंटू टी, फिर सी वी इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इसका नाम है, और टी होता है टेम्परेचर। उसका नेक्स्ट है मास एनर्जी, सॉरी मास बैलेंस प्रिंसिपल। इट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम एक आर्टिकल करेंगे आगे, उसमें यूज़ होगा ये। मास बैलेंस प्रिंसिपल क्या होता है? द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मास ऑफ सिस्टम, मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो मास में चेंज आ रही है, किसी सिस्टम के मास में जो चेंज आ रही है, दैट चेंज इज ऑलवेज इक्वल टू द रेट एट विच मास सप्लाइड टू इट। मतलब जिस रेट के साथ मास में चेंज आ रही है और जिस रेट के साथ आपने मास सप्लाई किया है, ये दोनों सेम होंगे। द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मास ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू द रेट एट विच मास सप्लाई। जिस रेट के साथ मास चेंज हो रहा है और जिस रेट के साथ मास सप्लाई किया सिस्टम के अंदर, दे आर सेम। दिस इज कॉल्ड मास बैलेंस प्रिंसिपल। इफ़ नो मास इज सप्लाइड टू द सिस्टम, मान लो आपने अप्लाई नहीं किया, इट्स मास इज कंजर्व्ड, तो हम कहेंगे कि दैट मास इज कंजर्व्ड एंड दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड मास बैलेंस प्रिंसिपल। ऑन द सेम लाइन्स एनर्जी बैलेंस प्रिंसिपल, सेम प्रोसीजर। द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, सेम बिल्कुल जैसे यहाँ पर टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, यहाँ पर एनर्जी ऑफ द सिस्टम। कि सिस्टम की एनर्जी जिस रेट के साथ चेंज कर रही है और जिस रेट के साथ आपने सिस्टम में एनर्जी सप्लाई की है, दे आर सेम। जिस रेट के साथ एनर्जी सिस्टम में चेंज हो रही है और जिस रेट के साथ एनर्जी आपने सिस्टम में सप्लाई की है, इफ़ दे आर सेम देन दिस इज कॉल्ड एनर्जी बैलेंस प्रिंसिपल। जैसे हीट, इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक एनर्जी वगैरह वगैरह, दे फॉलो एनर्जी बैलेंस प्रिंसिपल। और इफ़ नो एनर्जी इज सप्लाइड देन एनर्जी इज कंजर्व्ड, और अगर सप्लाई नहीं किया तो उसको बोलेंगे एनर्जी इज कंजर्व्ड। उसके बाद है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जिसके भी हम बात कर रहे थे। इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। वॉल्यूम आपने कांस्टेंट कर दिया और गैस के 1 मोल को आपने क्या करना है, 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल ऑफ गैस के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए। इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर, कितनी हीट चाहिए। मतलब ऑटोमेटिकली जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तभी हीट मिलेगी। तो अल्टीमेटली बोलने का मतलब ये हुआ कि 1 मोल जो है गैस का, उसको कितना टेम्परेचर चाहिए
कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर, तो उस टेम्परेचर से जो हीट पैदा होगी दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। आल्सो ये भी रिलेशन आप बीएससी में पढ़ चुके हैं, यहाँ आपने सीधा यूज़ करना, सी पी माइनस सी बी इज इक्वल टू आर, सी पी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सी बी। सी बी होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और सी पी होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, याद करो इसको। एंड आर इज कॉल्ड यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। साइंस स्टूडेंट्स को तो यहाँ दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि उन्होंने ये टर्म्स देखी भी होंगी, सुनी भी होंगी, पढ़ी भी होंगी, पर आर्ट्स स्टूडेंट्स के लिए ये चीज़ें बिल्कुल नहीं हैं। तो जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं उनको तो ये चीज़ें याद करनी पड़ेंगी बिल्कुल। और उसके बाद एक और रिलेशन है सी पी और सी बी के बीच में जो रेशो होती है, इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू गामा। ये सारे प्रूफ हैं आपके पास जो कि आपने बीएससी फिजिक्स थर्मोडाइनमिक्स में पढ़े होंगे। तो सी पी बटा सी बी मतलब इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है इट इज गिवन बाई गामा, एंड दिस गामा इज कॉल्ड एडियाबैटिक कांस्टेंट। एडियाबैटिक कांस्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये भी आपने टर्म सुनी होगी, एडियाबैटिक प्रोसेस होती है। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होती है? एडियाबैटिक होता है एक ऐसा सिस्टम जो ना तो अंदर की हीट को बाहर आने देता है और ना ही बाहर की हीट को अंदर जाने देता है, उसको बोलते हैं हम एडियाबैटिक प्रोसेस। उसके बाद आया कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब कंडक्शन, दिस इज द मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर इन विच नो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल टेक्स प्लेस। मतलब पार्टिकल की मूवमेंट होगी नहीं और हीट आप तक पहुंच जाएगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप गैस ऑन करें और गैस ऑन करके उसके ऊपर हाथ रखें, इमीडिएट आपको हीट मिल जाएगी। तो वहाँ पर कोई पार्टिकल की मूवमेंट नहीं थी, कोई कुछ नहीं थी, डायरेक्ट आपको हीट मिलती है। तो दिस इज द मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर इन विच नो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल टेक्स प्लेस। और कन्वेक्शन, कन्वेक्शन है अ मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इन विच मूवमेंट ऑफ पार्टिकल टेक्स प्लेस। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक लोहे की रॉड पकड़ो, उसको गैस एक एंड उसका गैस के ऊपर रखो और दूसरा एंड अपने हाथ में पकड़ के रखो, तो आप थोड़ी देर के बाद 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड बाद जज करेंगे कि आपका हाथ जो है वो गर्म होना शुरू हो जाएगा। दिस इज़ बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल इन द रॉड। कि जो पार्टिकल जैसे रॉड गर्म होती जाएगी तो जो रॉड के अंदर पार्टिकल्स हैं वो जैसे जैसे गर्म होते जाएंगे वो जो ठंडे पार्टिकल को धक्का मार के पीछे को आते जाएंगे और ठंडे पार्टिकल वापस जो है वो चलते जाएंगे गैस की तरफ। तो दिस इज कॉल्ड कन्वेक्शन, कि जब हीट आपकी ट्रांसफर होती है बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, दैट इज कॉल्ड कन्वेक्शन। उसका रिलेटिव वेलोसिटी, ये भी कंसेप्ट पढ़ा होगा आपने। रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब एक पॉइंट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू दूसरा पॉइंट, विद रिस्पेक्ट टू अदर पॉइंट, उसको बोलते हैं हम रिलेटिव वेलोसिटी, एंड इट इज गिवन बाई वी ए माइनस वी बी। तो ए की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बी होगी वी ए वी बी, वी ए माइनस वी बी, और वी की विद रिस्पेक्ट टू ए होगी वी बी माइनस वी ए। तो ये भी आगे यूज़ करेंगे कंसेप्ट हम। उसके बाद आया पोजीशन वेक्टर, किसी पॉइंट की पोजीशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज अगेन वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट हियर। लेट पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। अब ये चीज़ें आपने बिल्कुल याद कर लेनी है कि जब भी आप किसी पॉइंट की पोजीशन की बात करेंगे तो हमें एक चीज़ फिक्स करनी पड़ेगी। ठीक है, पोजीशन किसी पॉइंट की जो है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन लेंगे, हमें ओरिजिन हमने फिक्स कर दिया। लेट अ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इन द कोऑर्डिनेट्स एक्सिस। पी हमने विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन फिक्स कर दिया। ठीक है, जैसे ये सिस्टम है आपके पास, देखिए ज़रा, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये है पॉइंट पी आपका जिसके कोऑर्डिनेट हैं एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ये आपकी जेड एक्सिस। बेसिकली क्या है, ये जो आप एक्सिस देख रहे हैं ये ऐसे नहीं है, क्योंकि 3 डायमेंशनल पिक्चर को 2 डायमेंशनल बनाना मुश्किल होता है। तो बेसिकली ये स्थिति कुछ ऐसी है, ये ऐसी स्थिति है कुछ। ठीक है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस ऊपर की तरफ। तो ये है बेसिकली कंसेप्ट, दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, और पॉइंट आपका कहीं यहाँ, जैसे यहाँ हवा में पॉइंट है। तो ये पॉइंट आपका एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस के ऊपर है? एक्स एक्सिस से ये डिस्टेंस है। ठीक है, वाई एक्सिस से, एक्स एक्सिस से ये बड़ा डिस्टेंस है, वाई एक्सिस से ये बड़ा डिस्टेंस है, और जेड एक्सिस से नीचे को डिस्टेंस है। ठीक है, तो वही सेम सिचुएशन है यहाँ पे कि ये पी हमने ले लिया विद रिस्पेक्ट टू ओ। तो किसी भी पॉइंट की पोजीशन को हम विद रिस्पेक्ट टू ओ, हमेशा ओ फिक्स, एक पॉइंट को फिक्स करना, आपने फिक्स कर दिया आपने यहाँ पे ओरिजिन। तो पॉइंट पी पॉइंट की पोजीशन वेक्टर को हम लिखेंगे ओ पी वेक्टर। ठीक है, जैसे के पॉइंट है तो के पॉइंट की पोजीशन होगी ओ के वेक्टर, जैसे टी पॉइंट है तो टी पॉइंट की पोजीशन होगी ओ टी वेक्टर, एल पॉइंट है तो एल पॉइंट की पोजीशन होगी ओ एल, एस पॉइंट है तो एस पॉइंट की पोजीशन होगी ओ एस। याद करो उसको
किसी भी पॉइंट की पोजीशन को हम हमेशा विद रिस्पेक्ट टू ओ लेते हैं, तो पी पॉइंट की पोजीशन ओ पी, के पॉइंट की पोजीशन ओ के, टी पॉइंट की पोजीशन ओ टी, एल पॉइंट की पोजीशन ओ एल, एस पॉइंट की पोजीशन ओ एस, ए पॉइंट की पोजीशन ओ ए वेक्टर, ऊपर वेक्टर लगाना नहीं भूलना है, बी पॉइंट की पोजीशन ओ बी वेक्टर एंड सो। ठीक है जी। तो जैसे यहाँ पर पी के कोऑर्डिनेट दिया हमने, पी के कोऑर्डिनेट दिया हमने एक्स वाई जेड, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ओ पी वेक्टर। इसको लिखेंगे हम एक्स आई प्लस बाई जे प्लस जेड के, और इनके ऊपर आती है कैप, इनको बोलते हैं हम यूनिट वेक्टर। और इन यूनिट वेक्टर की खासियत होती है, दिस आई कैप इज अलोंग एक्स एक्सिस, दिस जे कैप इज अलोंग वाई एक्सिस, दिस के कैप इज अलोंग जेड एक्सिस। तो दे आर यूनिट वेक्टर विच आर रिस्पेक्टिवली अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो इसका मतलब अगर पी के कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड हैं तो ओ पी वैक्टर बन जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये ध्यान रखना खास आपने। तो किसी भी पॉइंट की पोजीशन को हम हमेशा विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ही लेंगे। ठीक है जी। तो अब आप ऐसे लिखो, आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, ये एक ही बात है। तो अब हम सुविधा के अनुसार इसको भी यूज़ करेंगे, इसको भी यूज़ करेंगे, तो आपको याद रहना चाहिए पी हैविंग कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड ऐसे बोल लो, या ओ पी वैक्टर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के ऐसे बोल लो, मतलब दिस इज आई कॉम्पोनेंट, दिस इज जे कॉम्पोनेंट, दिस इज के कॉम्पोनेंट। तो वही लिखा है, let a point P with respect to origin in the coordinates axis if the coordinate P, if the coordinates of P be having coordinate, इसको पढ़ते हैं हम having coordinate P having coordinate x, y, z with respect to origin in the coordinate system then OP vector equal to, और इसको हम जनरलाइज लिखते हैं आर वेक्टर। ध्यान रखना किसी भी पॉइंट की पोजीशन को हम हमेशा स्मॉल आर वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, फिक्स कर लो अपने दिमाग में। एंड दिस स्मॉल आर वेक्टर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, हमेशा आर वेक्टर से लिखते हैं किसी पॉइंट की पोजीशन को। ओ पी है उसको भी आर ही लिखेंगे, ओ के है उसको भी आर ही लिखेंगे, ओ एल है तो उसको भी आर ही लिखेंगे, ओ एस है तो उसको भी आर ही लिखेंगे एंड सो ऑन। और मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब मॉडुलस, जब मॉडुलस ले लिया तो उसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। ठीक है। और जब मॉडुलस ले लिया तो ये वेक्टर हट जाता है यहाँ से, ये ध्यान रखना खास। जब मॉडुलस ले लिया तो दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगी, दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो अल्टीमेटली बोलने का मतलब ये हुआ कि जब कोई भी वेक्टर नहीं लगा है किसी के ऊपर तो इसका मतलब वो मैग्नीट्यूड होगा। और मैग्नीट्यूड कैसे याद करेंगे, आई कॉम्पोनेंट का स्क्वायर जमा जे कॉम्पोनेंट का स्क्वायर जमा के कॉम्पोनेंट का स्क्वायर अंडर रूट। याद करने का तरीका, आई कॉम्पोनेंट का स्क्वायर जमा जे कॉम्पोनेंट का स्क्वायर जमा के कॉम्पोनेंट का स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास कुछ एक रिजल्ट्स हैं लोअर क्लासेस के। वन इज फर्स्ट रिजल्ट है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ए और बी दो वेक्टर दे रखे हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट होगा ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, या ए बी कॉस थीटा। ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऐसे लिखो या ए लिखो, एक ही बात है। बी वेक्टर मैग्नीट्यूड लिखो या बी लिखो, एक ही बात है। तो इसका मतलब अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो इट इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। इसका मतलब अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल पता होगा तो आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे। अगर दो वेक्टर आपको कॉम्पोनेंट फॉर्म में पता है, जैसे ए वेक्टर आपको पता है ए वन आई प्लस ए टू जे, इसको बोलते हैं कॉम्पोनेंट फॉर्म, ये एक्स कॉम्पोनेंट वाई कॉम्पोनेंट जेड कॉम्पोनेंट। अगर दो वेक्टर कॉम्पोनेंट फॉर्म में पता है तो उनका डॉट प्रोडक्ट होगा आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के साथ। याद करो उसको, आई का आई के साथ, क्योंकि आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के होते हैं वन, और आई डॉट जे आई डॉट के जे डॉट आई जे डॉट के ये होते हैं जीरो। मतलब डिफरेंट का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है और सेम का डॉट प्रोडक्ट वन होता है। ठीक है। तो इसलिए हम ये डॉट भी कैसे निकालते हैं, आई का डॉट आई के साथ, जे का डॉट जे के साथ, के का डॉट के के साथ। अगर आप जैसे बेसिकली तो फार्मूला ही होगा कि पहले इस टर्म का डॉट इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, तो इसके साथ हो गया ए वन बी वन, इसके साथ लेंगे तो आई डॉट जे जीरो हो जाएगा, इसके साथ लेंगे तो आई डॉट के जीरो हो जाएगा। फिर वैसे इसका जे डॉट आई जीरो हो जाएगा, जे डॉट जे बचेगा, जे डॉट के जीरो हो जाएगा, इसका के डॉट आई जीरो हो जाएगा, के डॉट जे जीरो हो जाएगा, के डॉट के बचेगा। तो तभी हम बोलते हैं कि जब भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लें तो लिखेंगे हम आई का डॉट आई के साथ, जे का डॉट जे के साथ, के का डॉट के के साथ। तो ये बन गया। उसी तरीके से दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होता है ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड साइन थीटा इनटू एन कैप। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है। ये एन कैप जो होता है वो होता है सरफेस का नॉर्मल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड साइन थीटा इनटू एन कैप। ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि जैसे मान लो ये ए वेक्टर है, ठीक है, ये आपका बी वेक्टर पड़ा हुआ यहाँ पे, तो इनके बीच में एंगल क्या है, थीटा है। तो जिस सरफेस के ऊपर ये वेक्टर पड़े हैं उस सरफेस का नॉर्मल है एन, ये एन कैप। तो जब आप राइट हैंडेड स्क्रू सिस्टम पढ़ा होगा आपने, वह राइट हैंडेड स्क्रू सिस्टम कैसे चलता है, या तो ऐसे मरोड़ेंगे आप इसको या इसको ऐसे मरोड़ेंगे। तो इसकी दो डायरेक्शन होती हैं, या तो ये अंदर की तरफ जाएगा या ये बाहर की तरफ आएगा। आप जब नट खोलते हैं तो नट या तो अंदर की तरफ जाएगा या बाहर की तरफ आएगा। तो इसकी दो डायरेक्शन होती हैं इसकी, इस एन कैप। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड साइन थीटा इनटू एन कैप। अगर आपके बीच, अगर वेक्टर के बीच में एंगल दे रखा है तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे।
और अगर वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में दे रखे हैं तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे डिटर्मिनेंट मेथड। पहली रो में ऑलवेज आई जे के, दूसरी रो में ए वेक्टर के कंपोनेंट, तीसरी रो में जे वेक्टर के बी वेक्टर के कंपोनेंट। ये फिक्स है फार्मूला। अगर वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में पता है तो क्रॉस प्रोडक्ट होता है पहली रो में आई जे के, दूसरी रो में ए वेक्टर के कंपोनेंट, तीसरी रो में बी वेक्टर के कंपोनेंट, और उसके बाद डिटर्मिनेंट को सॉल्व करो, सॉल्व करके जो आएगा दैट इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। तो ये खास ध्यान रखना है यहाँ पे ए डॉट बी इज ए स्केलर क्वांटिटी, यहाँ पर कोई वेक्टर नजर नहीं आ रहा है, लेकिन ए क्रॉस बी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि जब आप इसको खोलेंगे तो यहाँ पर आई जे के इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, उसके बाद ये नोट फॉर्म में रिजल्ट हैं छोटे छोटे। आई डॉट आई मैं बता चुका हूँ अभी, सेम का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, डिफरेंट का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, और सेम का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, ध्यान रखना है। आई क्रॉस आई 0, जे क्रॉस जे 0, के क्रॉस के 0, और डिफरेंट का क्रॉस प्रोडक्ट नेक्स्ट वेक्टर होता है। आई क्रॉस जे होगा के, जे क्रॉस के होगा आई, के क्रॉस आई होगा जे। और याद करने का इसके लिए बेस्ट तरीका है कि आप ऐसे सर्कल बना लो, यहाँ लिखा आई, यहाँ लिखा जे, यहाँ लिखा के, तो आई क्रॉस जे इक्वल टू के, क्लॉकवाइज चलेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे तो आई क्रॉस जे इक्वल टू के, जे क्रॉस के इक्वल टू आई, के क्रॉस आई इक्वल टू जे। और अगर उल्टा चलेंगे तो माइनस साइन आ जाएगा, जैसे जे क्रॉस आई इक्वल टू माइनस के, आई क्रॉस के इक्वल टू माइनस जे, के क्रॉस जे इक्वल टू माइनस आई। एंटी क्लॉक वाइज चलेंगे तो माइनस साइन आएगा, क्लॉक वाइज चलेंगे तो ऐसे आएगा। ठीक है, आई क्रॉस जे इक्वल टू के क्रॉस आई इक्वल टू जे क्रॉस के इक्वल टू आई। उसके बाद ये रिजल्ट हैं, ये भी आपने जो लोअर क्लासेस में देखे होंगे, इसको बोलते हैं हम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। याद करने का तरीका, पहले और तीसरे का डॉट, पहले और तीसरे का डॉट इंटू दूसरा, माइनस पहले और दूसरे का डॉट इंटू तीसरा, इसको बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये होता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में सारे क्रॉस होते हैं, और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में एक डॉट होगा, एक क्रॉस होगा। तो आप ए डॉट बी क्रॉस सी लिखो, या बी डॉट सी क्रॉस ए लिखो, या सी डॉट ए क्रॉस बी लिखो, ये तीनों सेम होते हैं। ए डॉट बी क्रॉस सी, किन्हीं दो का क्रॉस और एक के साथ डॉट, किन्हीं दो का क्रॉस एक के साथ डॉट, किन्हीं दो का क्रॉस एक के साथ डॉट। तो ऐसे भी लिखते हैं हम, ए बी सी ए सी ए बी। और उसके बाद एक और रिजल्ट है, इसको भी याद कर लेना आपने, ए वेक्टर क्रॉस डेल वेक्टर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ऑपरेटर होता है, ये वेक्टर है, ये ऑपरेटर है। ऑपरेटर वेक्टर क्वांटिटी पर एक खास तरह का ऑपरेटर है। ए क्रॉस डेल क्रॉस ए इक्वल टू हाफ ग्रेड ए स्क्र माइनस ए डॉट डेल इंटू स्मॉल ए, फिर डेल वेक्टर इक्वल टू करली और करली एक्स आई प्लस करली और करली वाई जे प्लस करली और करली जेड के। ठीक है जी, तो मैं इसको यहीं स्टॉप कर रहा हूँ। आप इन बेसिक्स को ध्यान से देखें, ध्यान से पढ़ें और इनको याद करें। इनको याद करना है, ये पेपर में कुछ नहीं आएगा, लेकिन ये याद होगा तो आगे आर्टिकल आपके आसान हो जाएंगे आपको करने के लिए। तो इनको डेफिनेशंस को याद करिए, बाकी फिर नेक्स्ट देखते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।